आपका 4TV न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर मुखर्जी का योगदान अमूल्य रहा है और उनके बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनके योगदान को हम श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से डॉक्टर मुखर्जी को स्मरण किया जा रहा है और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया जा रहा है। और वहीं अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द और भीषण बारिश की वजह से यह दौरा रद्द किया गया है। आपको बताते चले अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले थे और ऐसे में भारी बारिश की वजह से दौरा रद्द कर दिया गया। अबूझमाड़ जाने का कार्यक्रम चला है, नारायणपुर में कार्यक्रम नहीं हो सका है। बीएसएफ कैंप की बात करें, वहां भी कर भट्टी यात्रा टल गई है। सुरक्षा कारणों से उड़ान रद्द की गई। कोर नक्सली क्षेत्र में नहीं जा सके केंद्रीय गृह मंत्री। मौसम ने अमित शाह का कार्यक्रम बिगाड़ा है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का पूरा दौरा रद्द कर दिया गया है। शाह को दोपहर 12 बजे नारायणपुर के कोर नक्सली क्षेत्र अबूझमाड़ और दोपहर 1:30 बजे बीएसएफ कैंप इरक भट्टी में कार्यक्रमों में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम और सुरक्षा कारणों के चलते उनकी यात्रा संभव नहीं हो सकी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण हवाई मार्ग से पहुंचना भी असुरक्षित माना गया। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति की समीक्षा के बाद दौरे को स्थगित करने का निर्णय लिया। विभिन्न कार्यक्रमों की नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। और वहीं एक और जानकारी आपको बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की लियोर ओयना योजना की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिन मासूम बच्चों के हाथों में कभी नक्सलियों ने बंदूकें थमा दी थी, आज उनके हाथों में किताबें हैं। और इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को रायपुर लाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। अमित शाह ने बीजापुर के उसूर और गंगालूर विकासखंड से आए युवाओं से मुलाकात भी की और कहा कि यह प्रयास इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने इस पहल को समाज के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। और वहीं दिल्ली में आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने डॉक्टर मुखर्जी की मां का वो पत्र भी पढ़ा जो उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा था। उन्होंने कहा कि मुखर्जी की मौत आज भी कई सवाल खड़े करती है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान से धारा 370 हटाई। उन्होंने कहा कि अब देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान की भावना ही चलेगी, जो डॉक्टर मुखर्जी का सपना था। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने उनके राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। आज आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग मिलकर के पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। देश में, पूरे देश में एक ही संविधान मान्य होगा। जिस दिन ये तय हुआ तो इस महानायक की
पुण्य आत्मा को हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अब तो केवल उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में ही हमें चल करके काम करना है, जिसका आधार होगा राष्ट्र सर्वोपरि। तो मैं बहुत दिल्ली की जनता को साधुवाद देती हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाली सरकार को आपने चुना और उसी नियम के तहत हम काम करेंगे। दो विधान, दो निशान, दो प्रधान के खिलाफ नेहरू की इस नीति के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन किया और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई उसे हमेशा संदेह की स्थिति से देखा गया है। आज जो पत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये पत्र उनकी माताजी योग माया जी ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लिखा था। आप उनके शब्दों को अगर गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो एक मां की पीड़ा नहीं, पूरे देश की पीड़ा है। पत्र जहां से वो शुरू करती हैं पंडित नेहरू को कि मैं तुम्हारी सफाई नहीं चाहती, मैं जांच चाहती हूं। मेरे पुत्र को गिरफ्तार करके उस राज्य में भेजा गया जहां संविधान का कोई अधिकार नहीं था। आज और महाराष्ट्र के नागपुर में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने स्वप्न निकेतन फ्लैट्स का हस्तांतरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की और लाभार्थियों को आवास सौंपे। इस अवसर पर फडणवीस ने कई अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर जरूरतमंद को पक्का घर मिले और स्वप्न निकेतन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मजबूत कदम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उनके लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी भी साफ नजर आई। और गुवाहाटी में अंबुबाची मेले के दूसरे दिन कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन से अब तक करीब 10 से 25 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक रूट, सहायता कैंप और भीड़ नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था की है। मंदिर परिसर में साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त सैनिटेशन और मेडिकल टीमें तैनात की गई है। पंडुओं और रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों पर भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष कैंप लगाए गए। मंदिर के कपाट 22 जून दोपहर 2:56 पर बंद कर दिए गए और 26 जून की सुबह से पूजा पाठ फिर से आरंभ की जाएगी। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। यूपी में 127 एसडीएम का तबादला, लंबे समय से तैनात अफसर बदले गए। कुमार चंद्र बाबू पर सीतापुर से बदायूं भेजे गए। संगीता राय बनी विशेष कार्यकारी एलडीए, मथुरा की श्वेता बनी सहायक निदेशक। देर रात जारी हुई तबादला की सूची। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए रविवार की देर रात 127 उप जिलाधिकारियों का तबादला किया है और ट्रांसफर सूची में मुख्य रूप से वे अधिकारी शामिल हैं जो एक ही स्थान पर 3 साल या फिर उससे अधिक समय से कार्यरत थे। सीतापुर के एसडीएम कुमार चंद्र बाबू को बदायूं भेजा गया है, जबकि सहारनपुर की एसडीएम संगीता राय को लखनऊ विकास प्राधिकरण में विशेष बात करें तो कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। मथुरा की एसडीएम श्वेता को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में सहायक निदेशक बनाया गया। सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। और उत्तराखंड के देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। 2 लाख तक के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी, 25 से 30% तक की सब्सिडी का प्रावधान, 50,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो ये खबर आपको बताते चले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक बार फिर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। देहरादून से जो जानकारी मिली अभी तक बात करें तो 50,000 युवाओं को इसके जरिए
रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने स्वरोजगार प्रोजेक्ट पर 2 लाख रुपए तक की सीमा जो है वो तय की है, जिस पर 25 से 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें रोजगार के अवसर से जोड़ना है और साथ ही साथ सरकार का लक्ष्य है कि इस पहल के माध्यम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। और देहरादून से एक और खबर आपको बताते चले, कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए प्रभारी तय किए। महेंद्र सिंह पाल बने चंपावत के प्रभारी। सूर्यकांत धस्माना को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। वीरेंद्र जाति को देहरादून जिला सौंपा गया। तो उत्तराखंड में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। कांग्रेस ने बड़ी तैयारियां अब शुरू कर दी है। देहरादून से बात करें तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी ने सभी जिलों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल को चंपावत, महेंद्र सिंह लूंठी को बागेश्वर, धीरेन्द्र प्रताप को अल्मोड़ा और भगीरथ भट्ट को पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नैनीताल के प्रभारी बनाए गए हैं संजीव आर्या और उधम सिंह नगर के रणजीत सिंह रावत। टिहरी जिले की बात करें तो सूर्यकांत धस्माना को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उत्तरकाशी के लिए प्रसाद नैथानी, रुद्रप्रयाग के लिए विक्रम सिंह नेगी और देहरादून के लिए वीरेंद्र जाति को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा चमोली में प्रदीप थपलियाल और पौड़ी में लखपत सिंह बुटोला को प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो सूर्यकांत धस्माना को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। वीरेंद्र जाति को देहरादून जिला सौंपा गया है। यानी कि वो नाम है जिनको अब कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। पंचायत चुनाव के लिहाज से बेहद अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आपको बता दें आने वाले कुछ दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जोर शोर से की जा रही है और सभी पार्टियां अब इसकी तैयारी में जुट गई हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने कहा कि राज्य को आज एक बड़ा और महत्वपूर्ण उपहार मिला है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में संभव हो सका है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने इस मौके पर जनता से अपील की है कि वे विकास की गति में सहभागी बने और नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपना योगदान दें। और मीडिया के मित्रों, जैसा मैंने कहा कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक बहुत बड़ा सौगात हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है और वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हमारा ये छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है। लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास में जो एक बहुत बड़ा बाधक यहाँ का नक्सलवाद था, आज माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण छत्तीसगढ़ में हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में भी सफल हो रहे हैं। इसके लिए बहुत उनका धन्यवाद। और वहीं यूपी के सहारनपुर में तहलकंप मच गया जब मेरठ मेडिकल कॉलेज से हत्या और लूट का आरोपी कैदी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी सहारनपुर जेल में बंद थे और 3 महीने पहले कैंसर और एड्स की गंभीर बीमारी के चलते उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और तभी से उसका वहीं इलाज चल रहा था। लेकिन बीते रात वह पुलिस निगरानी के बावजूद फरार हो गया और खास बात यह रही कि कई घंटों तक तैनात पुलिसकर्मी इस घटना को छिपाते रहे। जब काफी तलाश की गई उसके बाद भी आरोपी नहीं मिला, तब जाकर मेडिकल थाना पुलिस को सूचित किया गया और अब आरोपी की तलाश के लिए स्वॉट और एसओजी टीमों को लगाया गया है। मामलों में 1 दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल और 1 सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना ने जेल सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अवगत कराना है कि दिसंबर 2024 में एक व्यक्ति मुजाहिब सन ऑफ इल्ताफ लूट एवं हत्या के आरोप में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह सहारनपुर कारागार में निरुद्ध था। उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई जिसके बाबत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सहारनपुर हॉस्पिटल से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेरठ मेडिकल कॉलेज से वह भागने में फरार हो गया।
इस संबंध में मेरठ के थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। उसको ढूंढने के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है। शीघ्र ही उसको बरामद कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां खनन अधिकारी गुलशन कुमार पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने वैध परमिट के बावजूद गिट्टी लदे ट्रकों से चालान का डर दिखाकर अवैध वसूली की। पीड़ित की शिकायत पर पता चला कि 2 ट्रकों से 2 लाख रुपए लेकर छोड़ा गया, जबकि 2 अन्य ट्रकों का चालान कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित ने सकलडीहा कोतवाली में खनन अधिकारी समेत 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के खुलासे के बाद खनन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सकलडीहा के सीईओ रघुराज ने कहा कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। आज दिनांक 22 जून 2025 को आवेदक श्री ब्रिजेश यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी दवोपुर थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर, जो जनपद सोनभद्र से उप खनिज गिट्टी और मोरंग का परिवहन करते हैं, इनका प्रार्थना पत्र थाना सकलडीहा पर प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा जनपद चंदौली के खनन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जनपद चंदौली के खनन अधिकारी जो प्राइवेट वाहन से अपने कुछ अन्य साथियों के साथ दिनांक 17 जून 2025 को सकलडीहा चौराहे पर धानापुर रोड पर इनकी 4 गाड़ियां जिन पर गिट्टी लोड थी उसे रोका गया तथा ड्राइवर द्वारा वैध परमिट दिखाने के बावजूद भी उसके साथ खनन अधिकारी व उनके साथियों द्वारा मारपीट तथा 2 वाहनों का पैसा लेकर छोड़ने तथा 2 वाहनों का चालान करने का आरोप अंकित किया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सकलडीहा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच एवं विधिक कार्यवाही। और हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र के कशियनपुरवा मजरा बावट मऊ में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कंडे रखने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने देखते देखते तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। इस झड़प में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी लाठी लेकर एक दूसरे पर हमला करती हुई दिखाई दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ भी की जा रही है। गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। और इस बार मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दे दी है। इस वक्त देखें तो देश और दुनिया में पर्यावरणीय बदलाव जो है लोगों के लिए बेहद परेशानी का सबब बन रहा है और यही वजह है कि मौसम जो है अपने तय समय सीमा पर न आकर कभी भी दस्तक दे जाते हैं। और ऐसे में देखिए मानसून ने प्री दस्तक ही पहले ही दे दी है। प्री मानसून जो है वो इस वक्त जारी है और ऐसे में बात करें तो देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां इस बढ़ती बारिश के और बाढ़ के हाहाकार से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन परेशानियां ही उतनी ही बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में
बदलाव हो रहे हैं जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है। क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी समझिए और समय रहते संभलिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।